नमस्कार, मैं सोलेस राठौर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के बाद नगरीय बस्तियां। मगर ग्रामीण बस्तियों से संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुच्छित बस्तियां एवं एकांकी बस्तियां में क्या अंतर है। जो विशेषता है उसको लिखना है, मतलब ये जो विशेषता है इसके जस्ट विपरीत होगा गुच्छित बस्तियां। और कहीं पूछ देता है अर्धगुच्छित बस्तियां और एकांकी बस्तियों में क्या अंतर, तो ये अंतर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको एक बार देख लेंगे। अब देखते हैं नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां भारत के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ पर भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ। ग्रामीण बस्तियों तो पढ़ चुके हैं। मानव बस्ती के दो प्रकार होते हैं। पहला ग्रामीण बस्तियां पढ़ने के बाद हम नगरीय बस्तियों की बात करते हैं। नगरीय बस्तियां का विकास कैसे हुआ भारत में, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय नगर कौन कौन से, कालीबंगा, चन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, इस प्रकार के जो नगर थे ये नगरीय सभ्यता से युक्त थे। वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल में हम दो पार्ट कर सकते हैं, उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। और दोनों की बात कर लें तो कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, ये जो वैदिक काल के महत्वपूर्ण नगर थे। मगध, ये नगर थे। बौद्ध काल की बात कर ले, बौद्ध काल में तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र जैसे नगर थे बौद्ध काल में। मतलब बौद्ध काल में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई नगरों की। तो ये जो तीनों हैं प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, वैदिक काल और बौद्ध काल, ये प्राचीन काल हुआ। अब आता है मध्यकाल में, मतलब मुगल काल की बात कर लें। मुगल काल में औरंगाबाद, मुजफ्फराबाद और आगरा, मेरठ, तो इस प्रकार से मुगल काल की नगर की बात कर लें तो इस काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ। आधुनिक काल के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन में देख सकते हैं कि गैरिसन नगर जो है छावनियों को कहा जाता था। मतलब ब्रिटिश काल में जो छावनियां थी, सैनिक छावनियां जो थी सुरक्षा कारणों से बनाई जाती थी, यहाँ नगर विकसित हो जाता जिसको हम बोलते थे गैरिसन नगर। तो प्रश्न पूछा जाता है गैरिसन नगर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश काल में सैनिक छावनियों के आसपास जो नगर का विकास होता था उसको गैरिसन नगर कहा जाता है। सकते हैं कि जो चार कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, सूरत, ये ब्रिटिश कालीन की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत की बात कर लें, वर्तमान समय की बात कर, नगर हैं 4 महानगर हैं एवं 10 लाख से अधिक नगर जो इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता काल में नगरों का विकास हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत जनसंख्या में वृद्धि हुई और नगरों का विकास हुआ। और अभी वर्तमान 1901 की तो उस समय 10% नगरीय जनसंख्या हुआ करती थी और वर्तमान 2011 की बात कर लें तो 28% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत में नगरों का विकास को क्रम से या क्रमिक रूप से समझाइए, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं या दीर्घोत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो उसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल को बताना पड़ेगा। प्राचीन काल में 3 पार्ट बताने पड़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और बौद्ध काल। इसके अंतर्गत कौन कौन से नगर आते हैं इसको बताना पड़ेगा। मुगल काल, ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रता के उपरांत इन नगरों का उल्लेख करना पड़ेगा। अब आता है भारत में जो नगरीकरण है 6 वर्ग हैं। क्या कि देखते हैं नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में बदल जाती है और इससे क्या होता है, नगर की जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। तो नगरीकरण तो देख सकते हैं, नगरीकरण में क्या होता है, ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में तब्दील होना और नगरीय जनसंख्या का वृद्धि होना, तो ये नगरीकरण कहलाता है। इसके 6 वर्ग हम देख सकते हैं भारत के संदर्भ में। अब भारत के में 6 वर्ग हैं इसके, तो 6 वर्ग को हमको याद करना पड़ेगा जनसंख्या वाइज। तो पहला है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जैसे कि हम चारों महानगर की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो 42 नगर हैं जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये आएंगे सब, मतलब
कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, ये सब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में आएंगे। दूसरा आएगा 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाले नगर, मतलब बोल सकते हैं 50,000 से अधिक। 20,000 से 49,999 बोल सकते हैं 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले। 10,000 से अधिक एवं 19,999 से कम वाले आते हैं चौथे वर्ग में। और पांचवें वर्ग में 5,000, मतलब पांचवा वर्ग जो होता है 5,000 से अधिक व 9,999 से कम जनसंख्या वाले नगर आते हैं। और छठवां एवं अंतिम होता है 5,000 से कम जनसंख्या वाले नगर। तो इस प्रकार के से 6 वर्ग आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में नगरीकरण पर लेख लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा 6 वर्ग हैं। और इसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति को भी बताना पड़ेगा कि 1990 कि भारत में प्रवृत्तियां कैसी रही हैं नगरीकरण की। तो इसमें देखिए जो नगरीय जनसंख्या थी भारत की वह 10.84% थी, बोल सकते हैं कि 10% थी। 1931 में यह 11.97% थी। 1941 में जनगणना के दौरान जो भारत की नगरीय जनसंख्या है वह 13.86% थी। 1951 में स्वतंत्रता के बाद वृद्धि हो जाती है, 17.29% नगरीय जनसंख्या भारत की थी। और वर्तमान में 2000 के अनुसार नगरीय जनसंख्या 31.16% है भारत की। मतलब भारत की जो जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या की बात कर ले, वह 31.16% है। तो ये भारत में नगरीय प्रवृत्तियों की बात कर लेते हैं। इसको भारत की नगरीय प्रवृत्ति क्या क्रम आपको याद करना पड़ेगा। इसका ट्रेंड कैसा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीकरण तेजी से वृद्धि होती है और सर्वाधिक वृद्धि हो जाती है 2011 में 31.16% भारत की नगरीय जनसंख्या। अब देखते हैं नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों के प्रकार को देख लेते हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकार में हम देखते हैं 2 बार, आकार के आधार पर और वह है कार्यों के आधार पर। आकार के आधार पर मतलब जो नगर है उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, तो ये आकार के आधार पर देखते हैं। तो हम इसको एक सर्कल के रूप में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत इजी है और इस डायग्राम को आप बनाइएगा, एग्जाम हॉल में काफ़ी नंबर अच्छा मिलेगा। तो देखिएगा मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया है। इस सर्कल से धीरे 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 ये बृहद सर्कल तक बनता है। ये आकार को बता रहा है। तो ये आकार के आधार पर 7 वर्ग हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो आप याद रखिएगा नगर के आकार के आधार पर 7 दिन, 7 वर्ग होते हैं। तो पहला आता है पूर्वा या पल्ली नगर आकार के आधार पर, या इसकी जनसंख्या कितनी होती है 50 से 150 के बीच, या इसकी जनसंख्या होती है पूर्वा या पल्ली। दूसरा आता है नगरी गांव की जनसंख्या कितनी होती है 150 से 500 के बीच नगरी गांव होता है। ये ज़्यादातर अमेरिका में या यूरोपीय क्षेत्र में, यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं नगरी गांव। तो तीसरा है कस्बा की जनसंख्या होती है 500 से 10,000 के बीच, यह कस्बा कहलाती है, जहाँ पर नगरों जैसी सुविधाएं मिलती हैं, सभी सुविधाएं रहती हैं। और चौथा है नगर की जनसंख्या होती है 50,000 से 1 लाख के बीच, वह नगर या सिटी कहलाते हैं। पूर्वा या पल्ली को हेमलेट कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है हेमलेट क्या है, तो उस समय आपको बताना पड़ेगा पूर्वा पल्ली का 50 से अधिक होगा 150 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को हेमलेट कहते हैं। ठीक है, नगर या सिटी जो है 50,000 से 1 लाख जनसंख्या। फिर आता है महानगर या मेट्रोपोलिस। प्रश्न पूछे जाते हैं महानगर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि महानगर या मेट्रोपोलिस जिसकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच होती है, महानगर कहलाती है। अब देखते हैं सन नगर को ही विशाल नगर कहते हैं या ग्रेट मेगापोलिस कहते हैं। इसकी आबादी होती है 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है। सन नगर होता क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। तो सन नगर में होता क्या, ये एक महानगर होती है, उसके समीपस्थ
एक छोटे छोटे नगर होते हैं, वहां पर आबादी बढ़ती जाती है उस महानगर के कारण। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कलकत्ता। कलकत्ता एक महानगर है। कलकत्ता के समीपस्थ अलीगढ़ या हुगली या हावड़ा, ये क्या है, सन नगर है। तो हम देख एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कलकत्ता के अलीपुर या हावड़ा, तो ये इसके सन नगर कहलाएंगे। फिर आता है विराट नगर या मेगापोलिस। मेगापोलिस की जो आबादी होती है 50 लाख से अधिक होती है मेगालोपोलिस। इस प्रकार से 7 वर्ग देखे हम लोग। सबसे पहले पूर्वापल्ली आता है, उससे बड़ा होता है नगरी गांव, नगरी गांव से बड़ा होता है कस्बा, कस्बा से बड़ा होता है नगर, नगर से बड़ा होता है महानगर या मेट्रोपोलिस, और महानगर से बड़ा होता है सन नगर या विशाल नगर या ग्रेट मेगालोपोलिस। फिर उसके बाद आता है विराट नगर और मेगालोपोलिस, ये सबसे बड़ा होता है विराट नगर। तो यहाँ पर विराट नगर की आबादी कितनी होती है, 50 लाख से अधिक। सन नगर की आबादी कितनी होती है, 10 लाख से अधिक और 50 लाख से कम। महानगर की आबादी होती है 1 लाख से 10 लाख के बीच। तो ये आकार के आधार पर हमने देखा नगर का वर्गीकरण, नगर के प्रकार। अब देखते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर हम नगरों का वर्गीकरण देखते हैं। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर ऐसा नगर होता है जहां पर इस्पात कारखाने होते हैं, उद्योग लगे होते हैं, तो यह औद्योगिक नगर कहलाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र होने के कारण भिलाई जो शहर है वह औद्योगिक नगर कहलाएगा। और देख रहे जमशेदपुर, भारत के समय बात करें, जमशेदपुर जो है वह औद्योगिक नगर कहलाएगा। तो उदाहरण याद करना पड़ेगा। फिर आता व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर वह नगर कहलाता है जहाँ पर व्यापार किया जाता है, जैसे कि कलकत्ता हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये व्यापारिक नगर कहलाएगा। तीसरा है प्रशासनिक नगर। हर प्रदेश की राजधानी प्रशासनिक नगर कहलाती है जहाँ पर कार्य संचालित। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक नगर रायपुर। हम बात कर लें चंडीगढ़ तो प्रशासनिक नगर है। हम बात कर लें लखनऊ की बात कर लें तो यह प्रशासनिक नगर है। तो इस प्रकार से चौथा आता है पत्थर या बंदरगाह नगर। हर वह बंदरगाह नगर कहलाता है, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन। ये इस प्रकार से बंदरगाह जो है वह बंदरगाह नगर के अंतर्गत आते हैं। प्रतिरक्षा नगर, प्रतिरक्षा में होता यह है जहां पर सैनिक छावनियां होती हैं, जैसे मेरठ में सैनिक छावनियां हैं, तो वहां पर आएगा प्रतिरक्षा नगर आएगा। छठवां है शिक्षा नगर। शिक्षा के लिए जाना जाता है, जैसे कि लखनऊ, अलीगढ़, कोटा, तो ये शिक्षा के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद, तो ये शिक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है। फिर स्वास्थ्य केंद्र आता है, जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा स्वास्थ्यवर्धक होता है, जैसे कि देहरादून, कुल्लू, मनाली, शिमला, तो ये स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कहलाई जाती हैं। फिर आता है 8वां धार्मिक नगर। धार्मिक नगर में क्या होता है, धार्मिक केंद्र जो होते हैं, जैसे कि अयोध्या, और बोल सकते हैं जो चारों धाम हो गए, जैसे कि द्वारिका हो गया, कलकत्ता हो गया, है ना, तो ये रामेश्वरम हो गया, तो ये धार्मिक नगर कहलाएंगे। फिर 9वां है खनन केंद्र। खनन केंद्र में होता है कि जहाँ पर खनन किया जाता है, कोरबा, कोयला का खनन होता है ना, तो ये कोडरमा जहाँ पर अभ्रक का खनन होता है, रांची खनन होता है, तो इस प्रकार से खनन केंद्र में आते हैं। हजारीबाग, है ना, हजारीबाग हो गया, और बहुत सारे नगर आएंगे जो खनन केंद्र के अंतर्गत जहाँ मत्स्य पकड़े जाते हैं, जैसे कि हम विशाखापट्टनम की बात कर लें, हावड़ा, कलकत्ता की बात कर लें, जो बंदरगाह क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र होता है, मत्स्य क्षेत्र, राजा रामेश्वरम की बात कर लें, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंतर्गत बहुत सारे नगर आते हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट और अंतिम होता है निवास नगर, रेसिडेंशियल टाउन जो होता है, जैसे कि हम बात कर लें दिल्ली के समीपस्थ जो नगर है, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, इस तरह का जो नगर है वह निवास नगर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्यों के आधार पर व आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, है ना, कि प्रश्न पूछ दे कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको 11 पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल लिखना है। आकार के आधार पर बताना है तो आपको डायग्राम बनाना है, और आपको जनसंख्या के आधार पर बताना है, आकार के आधार पर नगरीकरण। ठीक है। इस प्रकार से मानव बस्तियों का जो टॉपिक है यूनिट 6 का ये कंप्लीट हो जाता है। आप कोशिश करिएगा इसमें अधिक से अधिक डायग्राम बनाने का, और
जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथ्यात्मक छोटे छोटे रूपों में पूछे जाएगा, 2 नंबर के या 3 नंबर या 4 नंबर के। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की संभावना कम रहती है इसमें से, मगर कोशिश कीजिएगा आपको प्रकारों और प्रतिरूपों को पढ़ने का।